टुडे वी आर हेयर फॉर टेस्ट नंबर 6 जिसमें मेजर पोर्शन जुडिशरी का है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का है एंड ग्राम पंचायत, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू दिस. सो बेसिक स्ट्रक्चर पहले ले लेते हैं क्लास का कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस प्रोसीड होंगे या हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए जुडिशरी के क्वेश्चंस पर. सो स्टार्टिंग, सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट. तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, इसके पास चार किस्म के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं: ओरिजिनल, रिट, अपीलेट एंड एडवाइजरी. इसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट्स. इसके पास तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज रिट, ओरिजिनल इन 226. तो दो कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं. एंड द लास्ट वन इज अपीलेट. इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं. One is munsifs and the other is session courts. इन दोनों के नीचे आता है पंचायत. So this is the basically hierarchical structure. Now the most basic thing which we say about Supreme Court or courts, we have three organs, right? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. तो हम लोग ये बोलते हैं कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज वेल एज इंटीग्रेटेड. अभी इंटीग्रेटेड कैसे है ये तो हमें पता चल गया क्योंकि ये एपिक्स कोर्ट है और हायरार्की में ये ऑर्डर चल रहा है. हाउ इज इट इंडिपेंडेंट? बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. स्ट्रक्चरली इट्स द पार्ट ऑफ स्टेट, बट procedurally or administratively it's independent. अब आप जुडिशरी चैप्टर पे अप्रोच कैसे करेंगे? जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टर्म्स पर. टर्म्स मीन टर्म्स ऑफ जजेस, वो कितने टाइम के लिए हैं, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रिमूवल प्रोसेस इनका बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब आप अलग अलग इसके वो बना लीजिए, अलग अलग कोर्ट्स के लिए साथ में टेबल बना लीजिए. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, किस तरीके से टेबल बना लोगे तो पता चल जाएगा. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़रा सा किसी में एज का डिफरेंस है, ज़रा सा एज का डिफरेंस नहीं है. दूसरा सा है अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स स्पेशली जजेस के नंबर पे जो आए हैं, जजेस केसेस जो हुए हैं कि जुडिशरी अपने आप को कैसे पावर कर रहा है या वो लेजिस्लेशन में कैसे अपना लेजिस्लेशन में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है थ्रू पब्लिक लिटिगेशंस, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड रिव्यूज. सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेन्योर ऑफ द जजेस. As I said it before, tenure is important. The tenure of the judge of the Supreme Court is fixed as 5 years, in the Constitution. He can resign his office by writing to President. He can remove by President on the recommendation of Constitution. में 3 methods दिए गए हैं जिससे जज अपनी सीट छोड़ता है. First is till he attains the age of 65. A. B is resign, and C is
बाय रिमूवल प्रोसेस, जो पार्लियामेंट में कंडक्ट होती है, और प्रेसिडेंट, इसकी रिमूवल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चंस में भी आएगी. दीज आर द 3 मेथड्स विच आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अंडर 65 when in this clause only the age written is 65. 5 years का कोई फिक्स टर्म नहीं दिया गया है, so statement 1 is incorrect. Moving on to the next one. Regarding judiciary, which of the following are correct? In India, judiciary is not a part of the state. As per मैंने सबसे पहले यही कहा कि structurally वो part है, पर अगर हम administratively देखें तो वो independent है. In India, the pattern and designation of subordinate courts in the state is not uniform. Consider the following statement about Indian judiciary. The Constitution of India provides for a single integrated judicial system with Supreme Court at the top. इसी को कहा जाता है that it is integrated judiciary. The lower court do not function under the direct superintendence of the higher courts but under the Supreme Court directly. नहीं, जैसे इसमें है ना कि सबसे नीचे था पंचायत, देन फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स, फिर सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें डायरेक्टली वर्ड इज़ नॉट राइट. हम कह सकते हैं कि ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करते हैं, बट डायरेक्टली ये यहाँ अप्रोच नहीं करेंगे. पहले इसको, फिर इसको, और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो इसको. ओनली वन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. एस्टिमेट्स कमिटी. कमिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एस्टिमेट कमिटीज़. कमिटीज़ के बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती क्या है. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ 2 टाइप की होती हैं. द वन इज स्टैंडिंग एंड द अदर इज एड हॉक. ये परमानेंट होती हैं और ये मीनवाइल बनाई जाती है, टेम्पररी होती हैं. ये कुछ भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हों, कुछ भी रेलिवेंट चीज़ हो जिसके ऊपर कमेटी बिठाई जाए, इंक्वायरी करी जाए, गवर्नमेंट को अपना वर्कलोड मीनवाइल कम करना हो, उसके लिए एड हॉक कमिटीज़ होती हैं of 2 natures. अब standing committees are more important, which are further divided into 6 committees. Now standing committees are further divided into 6. इसमें जो सबसे ज़्यादा most important for prelims है and for mains even, वो है finance, फाइनेंशियल कमिटीज. इसके भी फर्दर मोर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट इज एस्टिमेट, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी इज़ अगेन फर्दर ऑफ 6 टाइप्स. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल कमेटी. इसके भी 3 टाइप हैं. वन इज़ पब्लिक अकाउंट, सेकेंड इज एस्टिमेट्स, एंड थर्ड इज पब्लिक अंडरटेकिंग. कमिटीज़ में क्या पढ़ना होता है? सबसे पहली चीज़ इसमें ये पढ़नी होती है कि इसका रेलिवेंस क्या है, वाई वी हैव दिस कमिटी. Second thing we have to read is tenure. Then ये किसके अंडर में काम कर रही है और किसने अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कमिटीज़ में जनरली पूछा जाता है, यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, कि इज़ इट अ जॉइंट कमिटी या किसी हाउस की है, सिर्फ किसी हाउस की है. आप लक्ष्मीकांत बुक में ही चैप्टर के पीछे ही लिखा हुआ है कि राज्यसभा की कौन सी कमेटी है, लोकसभा की. याद नहीं करनी, बट एक बार जस्ट फॉर अ रिव्यू देख लेना. अब इन 3 इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ में
ये है जॉइंट कमेटी, ठीक है, ये लोकसभा की है, और पब्लिक अंडरटेकिंग अगेन जॉइंट कमेटी. गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, बाकी कमिटीज़ भी हैं बट ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा बहुत आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन कोई आ जाएगा तो बिजनेस कमेटी पे आ जाएगा, इसके ऊपर नहीं आता. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, द एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स नॉमिनेटेड एनुअली. अभी आप कमेटी का क्वेश्चन देखने का पहले तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि कितने मेंबर्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए. इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है. दूसरा हाउस, कि कौन से हाउस से अमंगेस्ट 6 मेंबर लिखा है तो लोकसभा का. ठीक है, हमने ये देख लिया एस्टिमेट कमेटी लोकसभा की है. ये नॉमिनेटेड नहीं होती है, इलेक्टेड होती है. एंड सेकेंड थिंग इज 22 मेंबर्स पहले थे, अब अमेंडमेंट के बाद 30 मेंबर्स हो चुके हैं. तो पहली स्टेटमेंट तो इन 3 ऑफ द टर्म्स गलत है. आपको एक में से तीनों में से एक भी चीज़ पता है तो भी आप इस स्टेटमेंट को कर दोगे. बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं कमिटीज़ के ऊपर, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट से सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द इकोनॉमिक. ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है कि एस्टिमेट कमिटीज़ बताती हैं. ये कमिटीज़ रिकमेंडेशन के लिए होती हैं, एडवाइजरी बॉडीज़ होती हैं जनरली. बी इज द आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जैसे कि मैंने कहा कि उनका टेन्योर कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, कैसे किया जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड देयर टेन्योर. उन्होंने बस कहा है कि 65 ईयर्स ऑफ एज, तो टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, यानी 5 ईयर 6 ईयर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस. नहीं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आता है कि उनके जो अलाउंसेस हैं, सैलरीज हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं डिटरमाइन करेगा. इसीलिए जिससे उनका सिक्योरिटी ऑफ वर्क रहे और वो अनबायस्ड नेचर में काम करें. सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट राइट. सी ये स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एटलीस्ट ये स्टेटमेंट ऐसी है कि आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, आप लॉजिक लगाओ ना. अगर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा इस चीज़ को तो बायस्ड वर्क करेंगे. इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाने के लिए ये क्लॉज नहीं जोड़ा जा सकता. नाउ द थर्ड, प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट. उनका रिमूवल प्रोसेस होगा एंड देन पार्लियामेंट कैन रिमूव इट. क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. जुडिशियल अपॉइंटमेंट स्पेसिफिकली हियर मीन्स जजेस. एंड इन्फ्लुएंस मीन्स आइदर अपॉइंटमेंट या रिकमेंडेशन दे रहा है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें. आइदर ऑफ जजेस, बोथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल द 4 आर राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Which of the following qualification is necessary to be appointed as a district judge? He should have been an advocate or a pleader for 10 years. No, this is not the requirement for at least district judge. He should not already be the service in the central or state government. Right, office of profit wala clause hai ye. He should be recommended by the high court for the appointment. 2 and 3 are the correct answer. ये बहुत सिंपल. आफ्टर देखो, पहले शुरुआत में लक्ष्मीकांत सब लोग, या हम जब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी पढ़ना, तो प्रियम्बल, सेलियंट फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम बहुत जोश में रहते हैं और सब कुछ कवर अप करते हैं. और उसके बाद के सेशंस में क्वेश्चंस भी बहुत कम आना शुरू हो जाते हैं और हमारा ध्यान भी बहुत कम हो जाता है, बोर होना शुरू हो जाते हैं पॉलिटी से. तो इसमें क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आएंगे, बहुत डायरेक्ट है. ये स्टेटमेंट्स किसी भी बुक में मिलेंगी, किसी भी पेपर में मिलेंगी, हर नोट्स में मिलेंगी. यही क्वालिफिकेशन होती हैं और कुछ नहीं होती हैं. तो बहुत ज़्यादा इनके कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. बस ऊपर ऊपर से आपको क्लियर टर्म्स पता होने चाहिए, टेबल्स मेंटेन कर लो बस. दैट्स, इट्स नॉट अ बिग डील इन दीज चैप्टर्स आफ्टर, स्पेशली आफ्टर जुडिशरी. Which of the following provisions are instrumental safeguarding the independence and impartiality?
independence as well as impartiality, functioning of the Supreme Court, security of tenure of judges, right? जब भी आपको पता होगा कि आपका बॉस या लेजिस्लेचर या कोई भी और चीज़ आपको ऐसे ही नहीं निकाल सकते, तो आप ज़्यादा अच्छे से काम करोगे. फिक्स सर्विस कंडीशंस ऑफ द जजेस, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे इनकी सैलरीज कम करी जा सकती हैं, बाकी फिक्स सर्विस कंडीशंस होती हैं, सैलरी अलाउंसेस एवरीथिंग. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ट्रू, ये तो फिल्मों में भी सुना होगा ना, कोर्ट की तौहीन. तो द पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल इट्स jurisdiction. Select the correct answer, all the four. Ensure the independence and impartiality. इसके लिए आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिकोड करोगे अच्छे से, वहीं पे पढ़ोगे, यू कैन मार्क द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स. ये अगेन बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है कि ये एनुअल रिपोर्ट्स जो है ये पार्लियामेंट के आगे प्रेजेंट हैं. इसमें ना ही डिफेंस होता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही सेक्रेटरियल स्टाफ. डी इज द आंसर. ये बहुत आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है. ये वाला ट्रिब्यूनल हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बहुत मतलब ट्रिब्यूनल्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप यही देखो कि कौन सा स्टाफ है और वो ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, दैट्स ऑल. उससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा. Indian Constitution ensures that person accused of various offences would also get sufficient protection. Consider the following statement. इसमें आर्टिकल 20 में फंडामेंटल राइट्स में भी हमने पढ़ा था कि इफ आइदर यू आर इवन एक्यूज्ड ऑफ, पर आपके पास क्या क्या राइट्स हैं. नो person would be punished for the same offence more than once. This is double jeopardy. Under Article 20, no law shall be declared any action as illegal from the back date. ये भी Article 20 में है. A person shall be asked to give evidence against himself, again of 20, but it was not asked, it was not asked. Or giving evidence does not include the things like blood sample, medical test, thumbprints, etc. ये इसमें नहीं इंक्लूडेड होता, ये एज एन एविडेंस यूज करे जा सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दीज चैप्टर्स. ज़्यादा बहुत नहीं कॉन्सेप्ट आता इन चैप्टर्स में, तो आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़ा है, आप अपना लॉजिक भी लगा लोगे तो भी यू कैन ईजिली डू दिस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन. It is a statutory body, right? It is consists of chairman and 5 members. Again a very factual question and easy one too. Public Accounts Committee examines the annual finance accounts of the government of India. True. It's consists of 25. इन कमिटीज़ पे सिर्फ यही क्वेश्चंस आते हैं कि ये कमिटीज़ किसने बनाई हैं, ये जॉइंट कमिटीज़ हैं, कितने मेंबर्स की हैं, दैट्स ऑल. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्ट ऑफ 1919 में पहली बार बनी आई थी एंड 1921 में ये पहली बार इन प्रोसेस हम लोगों ने ली थी. इट्स अ जॉइंट कमेटी. हमने सबसे पहले भी यही चीज़ पढ़ी. सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. Moving on to the 14th one. Under central scheme, it is 100% funded by the. हमने schemes का क्वेश्चन कल भी किया था कि सेंट्रल क्या होती हैं, सेंट्रल सेक्टर क्या होती हैं, स्पॉन्सर्ड कितनी होती है, etc. Under the central sector scheme, it is 100% funded by union government and implemented by state machinery. No, it is also implemented by union. So statement 1 is incorrect. In centrally sponsored scheme, a certain percentage of funding borne by the state. Centrally sponsored scheme में generally 50% का रेशियो होता है. हिमालयन स्टेट्स के लिए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 का भी रेशियो होता है. ये स्टैटिक रेशियोज नहीं है, गवर्नमेंट जितना चाहे वो दे देती है. कई जगह हम 60-40 भी करते हैं, बट क्राइटेरिया यही होता है कि कुछ पोर्शन स्टेट्स देती है. So second statement is correct. Number 3 is the central sector scheme have been
restructured into core of the core and optional scheme. Now statement number 3, the central sector scheme have been reconstructed into 3 parts: core of core, core and optional. Core of core having the social relevance. जिस भी स्कीम्स के सोशल रेलिवेंसेस होते हैं वो उसमें आता है. ये नेशनल डेवलपमेंटल स्कीम्स होती हैं जनरली. एंड ऑप्शनल्स आर दो स्कीम्स जिस पे स्टेट के पास चॉइस होती है कि दे कैन इम्प्लीमेंट एंड दे कैन नॉट, एंड दे आर नॉट सेंट्रल सेक्टर, दे आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. इनके ये 3 पार्ट्स हैं. सो स्टेटमेंट ओनली 2 इज करेक्ट. मीन्स ये 3 डाइवर्जन्स ठीक हैं, बट नॉट ऑफ सेंट्रल सेक्टर बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. With respect to the High Court, the President can exclude the jurisdiction of High Court from any union territory. नहीं, आप हाई कोर्ट को जैसे 2 स्टेट्स ले सकती हैं या स्टेट्स प्लस यूटी ले सकती है. जैसे लक्षद्वीप का जो है वो केरला हाई कोर्ट है, इस तरीके से किया जा सकता है. स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ जजेस. करेक्ट. ये पार्लियामेंट के ऊपर 2 इज द करेक्ट आंसर. Quickly moving on the next. PIL सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में इसलिए डाला जाता है. वाई? बिकॉज एक्चुअली जज ने एक बार ही बोला था कि जज से पूछा गया कि वाई यू आर डूइंग PIL, आपके पास क्या बहुत टाइम है, वैसे ही जस्टिस लोगों को मिल नहीं पा रहा, आप क्या कर रहे हो, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों, एटलीस्ट पहले जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर दो. तो वो कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हु यू आर, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट यू आर डूइंग. तो दैट जज से कि मेरा काम जस्टिस देना है, एंड जस्टिस देने के लिए PIL फाइल होना, सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक होना बहुत ज़रूरी है. इट्स कम्स इनटू रिट jurisdiction. Question number 17. Consider the following statement regarding ad hoc judges. A new terminology again. Ad hoc हमने जैसे कि ad hoc as a word कि कुछ भी है वो temporary है, एटलीस्ट ये तो पता चल ही रहा है if you have not read it properly. The Chief Justice of India appoints them for a temporary period. पहली statement तो self explanatory है. They must be qualified for the appointment of Supreme Court judge, क्योंकि ad hoc judges generally Supreme Court में ही उनका posting होता है. Now statement number 3, they appoint in the High Court demanding previous consent of the Chief Justice of the High Court. नहीं, previous consent जो लगता है वो President का लगता है. And they are, important portion here is that they are appointed by CJI, Chief Justice of India, with the prior recommendation or consent of President. They enjoy all power of High Court judges. No, it's of Supreme Court judges. So C is the answer, only 1 and 2. Moving on to the next. This is again a very factual question. कौन सी कमेटी किस मिनिस्ट्री में पढ़ती है, ऐसे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, इसको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग अथॉरिटीज: जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिविल सर्वेंट्स, कंट्रोलर जनरल and Comptroller and Auditor General of India, members of defense services. Which of the above enjoy the doctrine of pleasure ensured in Article 30? Again very deep question. अगर आपको Article 30 पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. अगर Article 30 पता है तो इट्स वेरी सिंपल. 2 and 4 सिर्फ सिविल सर्वेंट्स और डिफेंस सर्विसेज के लिए होता है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड judges of Supreme Court and CAG are not covered under Article 310. Consider the following statement. With reference to the Supreme Court of India, it succeeded the Federal Court of India, established
अंडर द एक्ट ऑफ 1935. ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि इस एक्ट को सक्सीड किया था, फेडरल कोर्ट्स को सक्सीड किया था अंडर एक्ट ऑफ 1935. Then its jurisdiction is comparatively lesser than Easter, while no, उसका jurisdiction बढ़ा दिया गया है. Then only the parliament can increase the strength of the member of Supreme Court of Judges. Right. 1 and 3 are the right answer. आपको कैचअप रूल मुझे लगता है सबको पता होगा कि व्हाट इज कैचअप रूल. कैचअप रूल बेसिकली रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस में यूज होता है. रिजर्वेशंस ऑफ प्रमोशंस. आफ्टर पार्लियामेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं याद करनी है. कॉन्सेप्ट तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, पर बहुत ज़्यादा नहीं याद करना होता है. वी कैन जस्ट मग अप सम थिंग्स, अंडरस्टैंड सम थिंग्स एंड सिंपली क्वेश्चंस हो जाते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा देखे जाते हैं इन चैप्टर्स में से. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. With reference to the special leave to appeal by Supreme Court, consider the following. Supreme Court authorized to grant in its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by the court or tribunal. अपील जो होती है ये डिस्क्रिशन है. अपील इन इटसेल्फ मीन्स कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन हो जाएगा कि वो मान भी सकती है, वो नहीं भी मान सकती. अगर वो एक्सेप्ट करेगी तभी आपका जजमेंट आगे देखा जाएगा. सो और ये डिस्क्रिशनरी पावर है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर कोलाइडिंग. सो सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द अदर की फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज. कैबिनेट कमिटीज मोर कोर कमिटीज होती हैं. दे आर नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ बिजनेस. ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैंशन नहीं है, बट रूल ऑफ बिजनेस एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कमिटीज होंगी. नाइदर वन नाइदर टू. Now 24. Consider the following. Business Advisory Committee. मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा डीप आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एडवाइजरी पे आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता. Its member are nominated by speaker amongst the Lok Sabha. Right. The speaker is ex officio chairman of the committee. किसी भी कमिटी में अगर प्राइम मिनिस्टर एज अ मेंबर है तो उसका हेड वही होगा. किसी भी कमेटी में अगर स्पीकर अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है और स्पीकर है तो वो उसका हेड होगा. तो अगर स्पीकर इसका मेंबर है तो वो एक्स ऑफिशियो का यही मतलब होता है कि अगर वो मेंबर है तो वो ही चेयरमैन होगा. फाइन. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट है. अगेंस्ट एडवाइजरी बार बार थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस कहाँ पे हैं, कितने हैं, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शंस क्या क्या स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कहते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अंडर द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट. एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में दो तरीके के एडवाइजेस प्रेसिडेंट मांग सकता है. एक तो लॉ एंड फैक्ट के ऊपर एंड दूसरा ट्रीटीज के ऊपर. वो चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज हो, अभी की कोई ट्रीटी हो, इंटरस्टेट हो, अभी इंटरनेशनली जो ट्रीटीज हो, वो कुछ भी हो सकती हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना मैंडेटरी है, उसे देनी ही पड़ेगी. वो मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं देता एडवाइस. लॉ एंड फैक्ट में वो मना कर सकता है. पर अगर नहीं पता तो प्लीज मार्क मत करना, क्योंकि हम लोगों को ऐसा फीलिंग आता है, गट फीलिंग आता है कि लॉ एंड फैक्ट में तो मजबूरी होगी, ट्रीटी तो पता नहीं किस बेसिस पे है, तो हो सकता है कि ना हो. तो लॉ एंड फैक्ट में उसका डिस्क्रिशन है, इसमें मैंडेटरी है. अब व्हाट विल प्रेसिडेंट डू, चाहे वो एडवाइस दे रहा है या नहीं दे रहा है, और इसमें तो दोनों केसेस में दे रहा है. इट्स नाउ द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट कि वो मानता है या नहीं मानता. प्रेसिडेंट के ऊपर किसी भी तरीके की एडवाइस मैंडेटरी नहीं है. सो हियर्स आवर क्वेश्चन. एडवाइजरी अगर क्योंकि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में पूछा है तो दे कैन रिफ्यूज. अंडर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड अपील बाय
special leave can be granted against the order of any court or tribunal. No, judicial review is the judiciary power to examine the constitutionality and legislative enactment only. नहीं, इसका ambit इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है. For adjudication disputes regarding the elections of president and Supreme Court has original but not exclusive. इसमें election commission is also having the part. So this statement is also wrong. Now, question number 26. Which of the following information is generally exempted from RTI Act? RTI being a citizen, मैं being a civil servant भी नहीं कहूँगी. Being a citizen, it's very important कि आपको पता हो कि RTI क्या होता है, आप किस किस चीज़ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस ऑफिस से ले सकते हैं और कहाँ तक. कि आपको प्राइम मिनिस्टर से भी कुछ लेना हो या PMO CMO से भी कुछ लेना हो तो आप कहाँ तक फाइल कर सकते हैं. सो बी आर रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन, और एटलीस्ट RTI तो पढ़ लेना. ये तो मतलब सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम ये चीज़ अच्छे से करें, और मेंस का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. So question says information which may constitute contempt of court, true. Confidence from foreign government, right. Information which would process of investigation, ये तीनों की तीनों ही चीज़ें जो हैं वो exempted हैं. अगर RTI नहीं भी पढ़ा तो कोर्ट को तो वैसे ही गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती. हम कहेंगे क्या? कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन डील्स एंड फॉरेन अफेयर्स RTI में नहीं आने चाहिए. इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी पे हो रही है तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंशियल या अंडर द रूल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हो रही होगी, तो ये तीनों चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट होंगी ही होंगी. इफ़ यू इवन डोंट नो अबाउट द एनीथिंग अबाउट द RTI, पर प्लीज़ RTI पढ़ लेना, बी अ गुड सिटीजन. एंड उसके पॉइंट्स आप कहाँ कहाँ किस किस पे RTI डाल सकते हैं, किस ऑफिस में डाल सकते हैं. बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न. नो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. एडॉक जजेस को CJI अपॉइंट करते हैं और इनको प्रेसिडेंट. सो नाइदर वन नाइदर टू. इंफॉर्मेटिव पेपर ज़्यादा है ये कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ठीक है कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको क्वेश्चन में, आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सारे क्वेश्चंस में कुछ तो पता होगा कि हाँ पढ़ा है, पर उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन प्लांट हो सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल अबाउट दिस थिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 अगेन ऑन सुप्रीम कोर्ट विद रेफरेंस टू द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो है 143 आर्टिकल के अंडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इज नॉट बाउंड टू गिव द ओपिनियन ऑन ऑल मैटर्स दैट रेफर्स. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 2 पॉइंट हैं, लॉ एंड फैक्ट एंड अदर इज ट्रीटीज. तो इसमें तो देना ही देना है, इसमें दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है. नाउ द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर रेफर इज नॉट बाइंडिंग. दिस स्टेटमेंट इज राइट कि प्रेसिडेंट की मर्जी है, चाहे वो दे रहा है चाहे वो नहीं दे रहा है. इन एनी ऑफ द केसेस वो मान सकता है या वो नहीं मान सकता है. वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट ऐसा सा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. विद रेफरेंस टू फैमिली कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फैमिली कोर्ट में जनरली जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटिंग टू मैरिजेस, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरीके के केसेस ज़्यादा आते हैं. अ स्टेट गवर्नमेंट establish its consultation with the Ministry of Women and Child Development. Although Women and Child Development इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इससे, पर ठीक है कई बार हम हो जाते हैं. इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इट्स हाई कोर्ट. देन इट, देखो ना हमने पहली चीज़ क्या बोली कि वो इंडिपेंडेंट है. तो ज़्यादातर मैटर्स में जुडिशरी खुद ही अपना स्टाफ या खुद ही अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए रिकमेंडेशन देगी. So it is not Ministry of Child and Women Development. Its established is mandatory in every city, town and population extended 10 lakh. It provides for only one right of appeal to the High Court of the state concerned. Right again. B is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 13 न्याय अधिकारी के ऊपर है ये, ग्राम न्यायालय में. The preceding officers न्याय अधिकारी is of Gram Nyayalaya is appointed by the state government in consultation with High Court. ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है इसके बारे में कि मतलब ये इसकी डेफिनेशन ही है, कुछ नया नहीं है, बुक में डायरेक्टली यही लिखा हुआ है. ग्राम न्यायालय हैज़ पावर टू हेयर बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट. दिस इज समथिंग टू रिमाइंड कि रिमेंबर कि क्रिमिनल भी लेता है और सिविल कोर्ट्स भी लेता है. बोथ आर करेक्ट. सी इज द correct answer. Moving on to the next, tribunals के बारे में है ये question. With reference to the tribunal, consider the following statement. The central administrative tribunal fall under the Ministry of Home Affairs. The chairman and member of the state administrative tribunals appointed by the governor. पहला स्टेटमेंट, पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप श्योर हो कि आपने ये चीज़ पढ़ी है तभी प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चन आंसर करना, नहीं तो मत करना. ये जो ट्रिब्यूनल है ये 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है एंड मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. ठीक है. द चेयरमैन गवर्नर नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है. सो बोथ आर इनकरेक्ट. ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस में है, ऑल्दो डायरेक्ट है बट टफ है क्योंकि हम लोग इतना डीपली नहीं पढ़ते या बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से छोटे छोटे ट्रिब्यूनल्स नहीं याद रख पाते. देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अभी मैंने बताया ही था कि कमिटीज़ में क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिकली पढ़ने की होती हैं. सबसे पहली चीज़ तो टर्म, इट्स नॉट 5 years, इसका टर्म 1 year है. ये याद करने वाली चीज़ है, फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी समझाने वाला है ही नहीं. देन अ मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द कमिटी. दिस इज़ राइट. कि नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, अ मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू बिकम a member of the committee. This is right. The committee consists of members from both the houses of the parliament. 2 and 3 are correct. मिनिस्टर्स का वर्कलोड करने के लिए ही तो हम कमेटी बना रहे हैं और उसमें भी अगर मिनिस्टर्स को ही हम इंक्लूड कर दें एज अ मेंबर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का. तो ये स्टेटमेंट तो इरेडिकेट हो ही सकती है. एंड ये अगेन एक रिमेम्बरेंस ऑफ वर्ड है कि कौन सी कमेटी में से कौन से हाउसेस में से ली जा रही है, वो जॉइंट कमेटी है या किसी पर्टिकुलर हाउस की है. नाउ इट्स अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर एनजीटी. एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद सिविल प्रोसीजरल कोड 1908. वेरी ट्रू. इट्स हैविंग द पावर्स ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल. किसी भी कोर्ट के पास या ट्रिब्यूनल्स के पास कौन सी पावर्स हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. इसके पास सिर्फ सिविल है, क्रिमिनल नहीं है. सो ओनली वन इज द राइट स्टेटमेंट. रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये हमने पार्लियामेंट में भी देखा था. अगर कहीं भी मिस आउट हो रहा है तो वो अभी भी ये एक्ट्स थोड़े से कर लो, इम्पॉर्टेंट है. अगेन द क्वेश्चन इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव. करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंस इसमें इंक्लूड करे जाते हैं. इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ कोर्स इसमें है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं. ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये फिर से एक बहुत स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है. टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल. अगर स्पेसिफिकली पढ़ा है तभी करो, नहीं पढ़ा तो मत करो, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज़ प्लीज़ तुक्का मत मारा करो, और नहीं आता तो डोंट गेट डीमोरलाइज फ्रॉम दिस. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. is a statutory body and set up to the adjudication of disputes decomposition appeal with a view of protect. ये एक्चुअली 1997 में बनाई गई थी एंड ये गवर्नमेंट ने बनाई थी. ठीक है. द डिसीजन ऑफ TDSTA इज फाइनल एंड कैन नॉट, इट कैन बी अपील टू सुप्रीम कोर्ट. सो A is correct
and B is not correct. So is the correct answer. Moving on to the next question. NGT is very much in the news. ये हमारे environment protection के लिए एक बहुत अच्छा step है, which is again contradictory for developmental things like dams and roads project and different things, but environmental perspective से देखा जाए तो it's very important too. The chairperson of the tribunal is appointed by the Chief Justice of India. No, it is appointed by the central government. पर क्योंकि ये ट्रिब्यूनल है और इनका भी काम जस्टिस देना है, तो रिकमेंडेशन जो है वो चीफ जस्टिस से लिया जाता है, पर अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. द ट्रिब्यूनल एंजॉयज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिसडिक्शन अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. करेक्ट. Moving on to the next, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, नो नीड टू डिस्कस हियर. अगेन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर है. घूम फिर के इनके ऊपर बस यही क्वेश्चन आते हैं कि ये मेंबर्स कितने हैं, टेन्योर कितना है, कौन अपॉइंट कर रहा है. बोथ द स्टेटमेंट्स जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जॉइंट कमेटी है और स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर करता है एज ही इज़ द मेंबर. द क्वेश्चन इज ऑन न्याय अधिकारी for a gram nyayalaya is appointed by state government in consultation with related to high court. Factual question. Question number 40. Consider the following statement about State Human Rights Commission. Simple and very straightforward question कि ये statutory body है, right? Its chairperson is appointed by the governor but can be removed only by the president. True. ये एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए भी होता है कि आपका जब अपॉइंटमेंट होता है और आपका रिमूवल जो है वो ज़्यादा टफ कर देते हैं जिससे वो लोग फ्रीली और अनबायस्ड वे में काम कर सकें. सो सी इज द करेक्ट आंसर. बोथ आर राइट. नाउ कैबिनेट कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर द कंट्री क्योंकि वो कैबिनेट का काम जो है वो रिड्यूस कर. 42. These are the membership of cabinet committee on economic affairs. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है कि मेंबर्स कौन कौन है. मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है, एक्सटर्नल मिनिस्टर, कोऑपरेटिव, ये चारों के चारों होते हैं इसके मेंबर्स. सो आंसर इज डी 1, 2, 3 and 4. Special officer for linguistic minority, consider the following statement. Linguistic minority means आई होप यू ऑल नो कि जिनकी लैंग्वेज बहुत कम जगह बोली जाती है उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोला जाता है. द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरीके की चीज़ों को लेजिस्लेशन वैक्यूम भी बोला जाता है. वो लॉज जो वो चीज़ें जो लॉ नहीं प्रोवाइड कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करा जाता है, इसे वैक्यूम भी बोला जाता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. The report of special officer for linguistic minority are placed before the parliament by the president. नहीं, ये president नहीं करता है. Union Minister of Minority Affairs वो present करता है. So only one is the correct answer. Moving on to the next question. सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं. एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए था. और सेपरेशन ऑफ पावर का रेलिवेंसी जुडिशरी में ज़्यादा है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में एटलीस्ट इन इंडिया बहुत कम है. इट इज़ अ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. पावर of state and local government originated under US Constitution, keeping separate operational executive, legislature and judiciary separate. So D is the answer. Please अगर ये भी किसी ने गलत किया है तो pull up your socks please. Consider the following committees
रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ये अगेन बहुत डीप क्वेश्चन है, आपने कमेटी का चैप्टर मगअप करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए, और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो थोड़ा कम है, बाकी इट्स ऑन योर ओन चॉइस। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। PLIQ आई क्वेश्चन नंबर 46, इट इज़ अबाउट इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट लेजिस्लेशंस के और जुडिशियर के अंडर में आते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ऑल्दो रैंडम क्वेश्चंस की आदत बनाओ, फुल लेंथ ज़रूर करके जाना, क्योंकि हमारा माइंड जब ओरिएंटेड होता है कि ओके पॉलिटी का ही क्वेश्चन आएगा तो हम उसको करते जाते हैं, पर यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। वो बाबर भी पूछ लेंगे और उसी के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आएंगे, तो मेक अप योर माइंड, ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली। With reference to the Joint Parliamentary Committee of India, consider the following statement. It's an ad hoc committee, right? It is set up for specific objective and duration. Ad hoc committee मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि कोई भी ad hoc चीज़ किसी specific objective के लिए ही होगी या specific duration के लिए ही होगी। It's not, अगर कुछ भी permanent करना होता तो ad hoc committees की ज़रूरत नहीं पड़ती। So 1 and 2 are the correct statements here. Moving on to the next question about the Law Commission. It is a statutory body created by the government from time to time. It's not a statutory body, it's an executive body. So statement 1 is not correct. Commission was originally constituted in 1955 and is constituted in every 3 years. Second statement is right. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, बहुत डीप नहीं पूछा जाता इन टॉपिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हायर जुडिशरी इन इंडिया। द executive does not have any role in appointments of judges. Executives का रोल होता है प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली इन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट व्हेन जस्टिस रे अब्रिजेस जस्टिस हंसराज खन्ना, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा देखा गया था। उसके बाद अब्रिज हुआ, जजेस केसेस आए, फर्स्ट जज केस आया, सेकंड जज केस आया, थर्ड जज केस आया, बट स्टिल एग्जीक्यूटिव का रोल ख़त्म कभी भी नहीं हुआ था, बट उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा देखा गया था। देन द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू रिमूव द जजेस। जजेस रिमूव करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास ही है। 100 मेंबर्स should sign the motion in Lok Sabha and at least 15 राज्य सभा, तभी ये मोशन भी पास होगा। ये मोशन पास होने के सिर्फ और सिर्फ 2 क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट इज मिसबिहेवियर, द अदर इज इनकेपेसिटी। पर ये दोनों ही क्या हैं, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड एनीवेयर। अगर मोशन पास हो जाता है देन इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन कि वो एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता है। अगर चेयरमैन या स्पीकर ऑल्सो एक्सेप्टेड देन इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनती है, एक 3 मेंबर बॉडी होती है ये। अगर इन्वेस्टिगेशन में भी प्रूव हो जाता है कि जजेस की गलती है, तब रिमूवल प्रोसेस पार्लियामेंट में शुरू होता है और इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं, इसी को कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस स्टेजेस से रिमूवल गुजरता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इफ अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड ही शी कैन मूव डायरेक्टली टू। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ये अपने आप में ही फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई फॉर इट, हाई कोर्ट कैन डिनाई फॉर इट। फाइन, सो दिस इज फॉर टुडे। आज हमने जुडिशरी करा, बहुत ज़्यादा समझाने वाला इसमें था नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक फिर भी पढ़ने वाला बहुत अच्छे से है। ट्रिब्यूनल्स जो हैं या कमिटीज़ जो हैं वो याद होती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वर्कलोड मत लो उस पर बहुत ज़्यादा, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो थोड़ा सा कम है। अगेन इट्स अ रिकमेंडेशन, बाकी अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो और आपको लगता है यू कैन डू इट बेटर, सो गो फॉर इट। वी विल मीट नेक्स्ट
for next tomorrow for the next further discussion. Best of luck for today. Best of luck for this test as well as other टेस्ट रोज के रोज करो, डोंट कीप इट पेंडिंग. तो आज हम यही ख़त्म करते हैं. थैंक यू सर.